आप यहां देख सकते हैं कि बंगाल का क्या हेडिंग है, बंगाल का सिर्फ और सिर्फ गवर्नर, और वो भी भारत का नहीं, सिर्फ बंगाल का गवर्नर। ठीक है, उसमें से अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर तो जॉन कार्टियर। याद रखिएगा ये पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। दूसरा, कल हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बाद हेनरी वेंस्टीटार्ट को जाना था अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आज यही रॉबर्ट क्लाइव, देख लीजिए ये पेट जो ऊंचा है, यही रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा शासनकाल आया। याद रखिएगा आज ये भी पढ़ेंगे, इसके साथ ही जितना लंबा ये क्लास हो सकता है इसके साथ एमसीक्यूज भी है, इसलिए हमारे साथ आप बने रहे। एक बार इसे शेयर कर दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और आप स्टेटस भी लगा लीजिए, और इसका पीडीएफ भी है। ये टॉपिक खत्म होते ही कंप्लीट पीडीएफ आपको एक ही में मिल जाएगा, जिसका हेडिंग रहेगा, क्या बोलिएगा कमेंट करके, क्या हेडिंग रहेगा पीडीएफ का? तो बंगाल का गवर्नर। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर वाला बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, पहले पर कौन थे कमेंट करके बताइएगा, क्या दूसरे पर कौन थे, और ये तीसरा। याद रखिएगा ये 1767 से 1769 की बातें हैं, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का ये द्वितीय शासनकाल होता है बंगाल के गवर्नर के रूप में। ध्यान में रखिएगा, और इसके प्रमुख उपलब्धियां और कार्य को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, आपको हमारा जीएस क्लास कैसा लग रहा है? लगातार हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को इसी टाइम में देख रहे हैं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो इनका पद जो था ना, बंगाल का गवर्नर था, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल था। आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा, गवर्नर जनरल, तो ध्यान में रखना है गवर्नर जनरल ये नहीं थे। ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। हम लोगों के मन में कभी कभी ये हो जाता है ना कि क्या पता गवर्नर और गवर्नर जनरल एक ही हो और रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन में रहता है, तो हम लोग इसको सही समझ लेते हैं, जबकि नहीं, ये आपका नन ऑफ दीज चला जाएगा। अभी एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा शासनकाल हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक इसका दूसरा शासनकाल सिर्फ और सिर्फ 2 साल का हुआ था। ध्यान रखना है आपको, पहला शासनकाल याद ही है, जहां पर वास्तविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1757। कल के क्लास में भी इस पर हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा किए थे। 1757 से 1760 ईस्वी तक पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल ये है हमारा 65 से 67। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाए। ठीक है ना, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप सभी को पता है कि इलाहाबाद की संधि, आप मेरा हर वीडियो देखा कीजिए। अब जैसे यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुआ, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखे हैं तो इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी को हमने पढ़ाया है, किसके बाद बताइएगा, जल्दी से बोलिएगा। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कमेंट भरपूर कीजिए, ताकि अब हमें लगे कि आप हमारा हर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप सभी को 2 क्लास मिला है इस श्रृंखला में। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे एक श्रृंखला होगा जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उसमें क्या देखेंगे, तो कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है। अब आप सोचिए उतना अधिवेशन एक वीडियो में तो होगा नहीं, इसीलिए ध्यान रखना है ये गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर वाला है टॉपिक, इसीलिए ध्यान रखना है। मुझे याद नहीं होता है, देखिए आप मन से पढ़ते ही नहीं है। हमारा क्लास देखे और आपको याद ना हो, ऐसा हुआ है क्या? आप मेरा दोनों वीडियो देखे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मेरा 2 क्लास के बाद आज तीसरा क्लास है, तीसरे नंबर का क्लास है। क्या आपने 2 वीडियो को अच्छे से स्टडी किया है, यस और नो? चलिए, आपको हम बता देना चाहते हैं, बक्सर की लड़ाई, इससे पहले वाले हेनरी वेंस्टीटार्ट ने बक्सर की लड़ाई के समय में गवर्नर के पद पर थे, बंगाल का गवर्नर। और आप सभी को पता है कि युद्ध सेनापति लड़ते हैं, उसका शासनकाल, जैसे आज युद्ध खत्म हुआ, लेकिन समझौता, सरेंडर करना या फिर कुछ भी पनिशमेंट या फिर विशेष प्रक्रिया के बाद संधि का दौर आता है, तो उसी के तहत याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि और इससे पहले बक्सर की लड़ाई हुई थी, दोनों के बीच में ईयर का फासला है, ध्यान रखिएगा। इस बीच में बंगाल का गवर्नर बदल जाते हैं और बन जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो बक्सर, ध्यान रखिएगा बक्सर की लड़ाई, ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखिएगा
क्या? हेनरी वेंसीटार्ट। क्या याद रखिएगा? वेंसीटार्ट। इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ा और इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप ये संधि होता है जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। लेकिन अफसोस है कि इलाहाबाद की संधि अगले साल होता है, यानी 1765 में होता है, और इस समय ये हेनरी वेंसीटार्ट नहीं रहते हैं और उसके जगह पर बंगाल का तीसरा नंबर का गवर्नर बन के आता है, और वो होते हैं पुनः रॉबर्ट क्लाइव, जिसका दूसरा शासनकाल होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपसे गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है वो नहीं थे, बल्कि बंगाल के गवर्नर थे। याद रखना है दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में यही है। इसके साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा द्वैत शासन पर भी बात की गई थी, आगे आएगा। याद रखना है दीवानी का अधिकार भी कंपनी को कब मिला? तो 1765 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दीवानी, इसी संधि में दीवानी का अधिकार कंपनी को मिलता है। ठीक है ना? उसके साथ ही कंपनी की वास्तविक रूप से स्थापना होती है, इसीलिए ध्यान रखिए। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? इसका कमेंट आप जल्दी से करके जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब आप सभी कमेंट में आ चुका है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शुद्ध रूप से क्या? तो बंगाल का गवर्नर। इस समय बंगाल का गवर्नर ही हुआ करता था, गवर्नर जनरल का कोई पद नहीं था। आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना है पहले तो गवर्नर जनरल का पद जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था डायरेक्ट। ठीक है ना? और अभी तो हम लोग 1765 के आसपास ही घूम रहे हैं। देखिए 1765 ईस्वी, क्योंकि 65 से 67 ही इसका शासनकाल था, और 1773 तो अभी बहुत दूर है, जहां पर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद सुशोभित होगा। इसीलिए ध्यान में रखना है। देखिए आपका गलत जवाब आ गया नीतू जी, आपका गलत जवाब आ गया है। आप एक बार पुनः वीडियो देखिएगा, लेकिन अभी हम जवाब नहीं देंगे, बाद में हम इसका जवाब भी आपको बताएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं हर बच्चा गलती करेगा, इसीलिए तो हम कमेंट करवाने के लिए वहां पर छोड़ दिए थे इस पे। ठीक है ना? आप एक बार सोचिए समझिए, फिर हमको जवाब दोबारा दीजिएगा ओहो हो करके। ठीक है, ठीक। चलिए, तो गवर्नर जनरल का पद जो है वो 1773 ईस्वी में जाके सृजित हुआ था, जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस समय जब ये पद बना तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे, ध्यान में रखना है। और ये ओवरऑल 6 नंबर पर बने थे, यानी 1 से 5 तक बंगाल का गवर्नर था पद। इस समय गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल जो था वो नहीं था। 6 नंबर से लेकर आगे कौन सा पद बन गया? गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये 6ठे नंबर पर वारेन हेस्टिंग, यही रेगुलेटिंग एक्ट के साथ देखिए 1773 से 1785 तक इसी का कार्यकाल रहा, यानी यहां पर आपको समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि अभी जो हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को देख रहे हैं ये 1765 से 67 है, 73 की चर्चा यहाँ नहीं है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, भाग गया कहां, दिखा देंगे आपको 5 गवर्नर है, कल हम आपको बता चुके। ठीक है, चलिए, रॉबर्ट क्लाइव ने, हम आपको बताए कि द्वैध शासन को इन्होंने लागू किया। ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन को इन्होंने प्रैक्टिकली लागू किया। ध्यान में रखना है, जिसको इंग्लिश में डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन इस डुअल गवर्नमेंट के लिए आपका आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा। कंफ्यूजन वाला इस टॉपिक को, ये वाला इस जगह 2 लाइन जो है ना वो कंफ्यूजन वाला है, ध्यान से समझिएगा। आपके एग्जाम में हिंदी में आपको द्वैध ही लिख के दे देगा, लेकिन आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हिंदी में कहते हैं द्वैध, लेकिन इंग्लिश में कभी डुअल लिख के आ जाता है और कभी डायरकी लिख के आ जाता है। हिंदी में इस तरह से डायरकी लिख के आएगा, यानी द्वैध का 2 इंग्लिश, पहला डुअल, दूसरा डायरकी। तो ध्यान रखना है, द्वैध तो रहेगा, तो एक बार इंग्लिश देख लेना, अगर डुअल लिखा हुआ है तब आपका रॉबर्ट क्लाइव होगा इसको प्रारंभ करने वाला। लेकिन यही द्वैध का इंग्लिश जब डायरकी होगा तब आपका आंसर हो जाएगा लियोनल कर्टिस। ध्यान रखना है,
तब क्या हो जाएगा आपका आंसर? लियोनेल कर्टिस हो जाएगा आपका सही जवाब। क्योंकि ये डुअल जो सिस्टम इंग्लिश में था ये एक प्रैक्टिकली था, जबकि ये जो डुअल जो डायरार्की बन के आया वो एक वैचारिक और सैद्धांतिक था। यानी ये क्या था हमारा? ये प्रैक्टिकली था और ये थ्योरेटिकल था। थ्योरी वाले के लिए आंसर आप लियोनेल कर्टिस बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये डायरार्की जो है ना, ध्यान में रखिएगा कि डायरार्की जो है वो 1919 ईस्वी में आया था, जबकि ये डुअल सिस्टम तो आप जान गए क्या, तो 1765 से 1767 में आया। बस, तो दोनों में अंतर है ना। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में, समझ में आ रहा है ना, उस समय ये डायरार्की आया था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में। और ये जो हमारा 1919 में ये एक्ट आया था, इस समय प्रांतीय शासन ट्रांसफर हुआ था और रिजर्व सब्जेक्ट पर ये बात हम लोग जिस समय 1919 में पहुंचेंगे तो उस समय इसको बात कर लेंगे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। लियोनेल कर्टिस किसके लिए याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव किसके लिए याद रखना है, दोनों में कोई कंफ्यूजन है? यस और नो। क्लियर हो गया तो लिखिए नो कंफ्यूजन, कमेंट में लिखिए नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी इसमें शामिल है। ठीक है ना, आप कहेंगे कि सर आप इतना विद्वान है, हम कहेंगे नहीं, जब कंटेंट बनता है तो आजकल के जमाने में एआई का यूज किया जाता है, इसीलिए एआई कहता है कि यूपीएससी का भी हम तुरंत प्रीवियस ईयर आपको दिखा देंगे, तो बस दिखा देता है, इसीलिए हम आपको ताल ठोक के कहते हैं कि ये यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज आपका आसान सा क्वेश्चन ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है, कभी लियोनेल कर्टिस हो जाता है और कंफ्यूजन रह ही जाता है, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। आंख एक बार बंद कीजिए और थोड़ा सा ऐसे खोल के हमको भी कभी कभी देखा कीजिए। ठीक है, हम आपको अगर बोले मेरे प्यारे बच्चों द्वैध सिस्टम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बोलिए, बोले जल्दी से, नींद लग रहा है? मारेंगे ना, हाँ नींद भाग जाएगा। बात कर रहे थे द्वैध सिस्टम की। आप बोलेंगे कि सर राज सर बोले हैं कि द्वैध सिस्टम वाला जब क्वेश्चन पूछेगा तो इंग्लिश देख लियो। बोले ठीक, द्वैध सिस्टम पूछा, इंग्लिश पलटे, आपको दो इंग्लिश दिखा। बोले यस सर। क्या क्या इंग्लिश दिखा? तो एक दिखा डुअल, बस चुप हो जाइए। जब डुअल दिखा तो आपका आंसर रॉबर्ट क्लाइव ने इसे शुरू किया, इसको जनक बोल देंगे। लेकिन अगर आपको डायरार्की दिख गया, इंग्लिश यहां पर देख लीजिए, डायरार्की का इंग्लिश ये वाला है। अगर डायरार्की हो गया तो लियोनेल कर्टिस पर ध्यान चला जाएगा, मारिएगा खटा। और इससे पहले जो आप को हमें कमेंट करने के लिए दिए थे उस पर एक बार ध्यान से देखिए। जो आप रॉबर्ट क्लाइव कमेंट कर रहे हैं ना, वो बंगाल का गवर्नर था, जबकि जो क्वेश्चन हम पूछे हैं उसमें गवर्नर जनरल लिखा हुआ है। इसका मतलब वहां क्या होगा, उस समय गवर्नर जनरल कोई नहीं था, नन ऑफ दीज इसका सही। अरे मास्टर जी ये तो गड़बड़ा गया, तो ध्यान रखना। हो गया, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे डुअल की, तो अब आपको समझ में आ गया कि डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन को शुरू करने वाला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बोलेंगे यस सर। रॉबर्ट क्लाइव ने ये जो है वह व्यवहारिक रूप से लागू किया, यानी प्रैक्टिकली लागू किया, थ्योरेटिकली बाद में लागू हुआ 1919 ईस्वी में, जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, लियोनेल कर्टिस ने उसे लागू किया। याद रखिएगा उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और ईस्वी था 1765 ईस्वी। उस समय दीवानी यानी जो राजस्व की व्यवस्थाएं थी वो कंपनी अपने हाथों में रखती थी, उसी को दीवानी कहते हैं, दीवानी कंपनी के पास थी। और निजामत यानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वह नवाब यानी मुगलों के पास। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट जब पूछा जाएगा द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, लागू तो किया किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि इसे समाप्त कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इसमें दो सिस्टम था, मुगल भी रहेंगे प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से यानी पैसे कौड़ी से संबंधित, राजस्व से संबंधित अंग्रेज होंगे, यानी रॉबर्ट क्लाइव उस समय था। ये दो सिस्टम था। जब अंग्रेज और बलवान हो गया तो क्या जरूरी था मुगल को, मुगल को तो लात मार के भगा ही दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने डुअल सिस्टम को समाप्त कर दिया। तो किसने डुअल सिस्टम को समाप्त किया, तो नाम याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। क्या होगा, वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डुअल सिस्टम को समाप्त करने के लिए उन्होंने वारंट निकाला, वारंट मतलब वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही। मजा आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे
कब? तो देखिए यहां हम लिख दिए 1772 ईस्वी, कमेंट भी आ रहा है 1772 ईस्वी। याद रखना है यहां पर क्या हुआ, वही हम बता दिए कि डायरेक्ट कंपनी का रूल यहां पर प्रारंभ होता है, जहां पर मुगलों का कोई भी अब प्रशासनिक रूप से दायित्व नहीं था, उन्हें खदेड़ कर भगा दिया गया। यानी ये मानिए कि उस समय अब मुगल बहुत कमजोर पड़ गया। समझ में आ गया? डायरकी की बात करेंगे तो इस पे शॉर्ट में हम लोग बात कर लेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि डायरकी जो था वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत डायरकी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा लाया गया था। डायरकी सिस्टम जो लगाया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1919 में लाया था। ये बातें आपको नोट करना चाहिए। उस समय एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, यही मॉन्टेग्यू है, और वो कौन हुआ करते थे? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और दूसरा नाम था हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसी के नाम से वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहलाया। उस समय वायसराय पद चलता था, गवर्नर का पद नहीं था, और इसी दोनों ने एक सुधार के तौर पर लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, जिसका नाम पड़ा था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। और ये डायरकी से संबंधित था, डुअल से नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। यानी रॉबर्ट क्लाइव का तीसरे नंबर पर दूसरा कार्यकाल, समझ में आ रहा है ना? तीसरे नंबर पर मतलब पहले रॉबर्ट क्लाइव बना था, दूसरे नंबर पर हेनरी वेंसिटार्ट बना, फिर तीसरे नंबर पर क्या बना? रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव तीसरा नंबर का कौन था? बंगाल का गवर्नर था। और ये रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा शासनकाल था, जो कि हम लोग जान चुके।